फिर बढ़ो। स्टेज सेकंड की क्या गाइडलाइन दिया इसने मेन एग्जाम का? द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम अगेन 90 मिनट, अगेन 100 क्वेश्चन, और अगेन हर क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन का ही होगा ईच क्वेश्चन। द सब्जेक्ट कवर इज एंटायर सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्स बीइंग टॉट एट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। फोकस टुवर्ड के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ये मत भूल जाना गलती से। जो अभी मैं आपको प्रेजेंट टाइम पे पढ़ा रहा हूं, और जितने भी गधे मेरी बात सुन लेना ध्यान से, आज भी वो चवन्नी छाप क्वेश्चंस को जो पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए मेरा ये मैसेज है। मेरे शब्द कड़वे हैं, मेरे शब्द सारी चीजें हैं, लेकिन आपका कैरियर बना देगा इस टीचर की डांट। टीचर की डांट में भी प्यार होता है, ये समझ लेना आप। आज भी जो लोग चवन्नी छाप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, और उनमें अपना टाइम खराब कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अलर्ट है ये। फिर से एक बार मुंह की खानी पड़ सकती है हमें 5वें एग्जाम में, और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी वहां जाके एग्जाम हॉल के बाहर सड़ी सी शकल लेके बाहर निकले। पढ़ाई करना होगा, हार्डवर्क करना होगा। सड़ी सड़ी शकल बना लेने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, बातें कर लेने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, इधर उधर टाइम पास कर लेने से सिलेक्शन नहीं होते हैं। सिलेक्शन होते हैं हार्डवर्क से, मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन एक करना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, सारा पेपर जो होगा स्टेज सेकंड का, वो सिनेरियो बेस होगा, एनक्लिक्स बेस होगा, लेवल का पेपर होगा। बिल्कुल भी आप ये गलतफहमी में मत जीना कि एक बार फिर से हो सकता है ऐसा टुच्चा पेपर आ जाएगा पहले जैसा। गया जमाना, अपडेट हो जाओ। एग्जाम अपडेट हो गया, आपको अपडेट हो जाना है। आपकी कोचिंग्स के अंदर जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, सुधार दो। उन टीचर्स को कह दो कि भाई साहब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो, वरना मेरा जिंदगी फ्यूचर जो है वो खतरे में है। तो फ्यूचर आपका है, कोचिंग वाले का नहीं। कोचिंग वाला टाइम पास करेगा, अपनी फीस लेगा, आपको भर्ती कर लेगा, उसके बाद कोर्स करवा देगा, कॉपियों में नोट्स बनवा देगा, और आपसे बोलेगा ओके दैट्स ऑल, जा तेरी जॉब लग जाएगी। भैया फिर भटकना तुम्हें है, फिर 2-2 साल 3-3 साल भटकते रहोगे। तो मेरे दोस्तों, थोड़ा एक्टिव आपको होना पड़ेगा, थोड़ा समझदार आपको होना पड़ेगा, क्योंकि पैसा भी आपका लगता है, फीस भी आपकी लगती है, और समय भी तुम्हारा ही खराब होता है। और कोचिंग वालों का कुछ भी नहीं जाता है, किसी का कुछ भी नहीं जाता। कोचिंग वालों की भी मैं क्या बोलूं, लेकिन किसी का कुछ भी नहीं जाता है मेरे दोस्त। सब कुछ जाता है तो छात्र का जाता है, उसके माँ बाप का जाता है, उसके पेरेंट्स का जाता है। समय खराब होता है हमारा, बैक लग जाती है एक तरह से। कॉलेज में हम 6 महीने बैक हो जाते थे, टेंशन में आ जाते थे। आज ये बैकें लग रही है 6-6 महीने की, 1-1 साल की, 2-2 साल की, 3-3 साल की। इन बैकों के बारे में कभी सोच के देखा कितना नुकसान हो रहा है आपको? आप अगर 6 महीने पहले नौकरी लग जाओ, तो यूं समझो 6 महीने की तनख्वाह का नुकसान जोड़ के देख लेना, मल्टीप्लाई कर लेना 80 से। 6 इंटू, या 1 साल अगर आप बैक हो गए, जॉब नहीं लग पाए, या 2 साल आप बैक हो गए, जॉब नहीं लग पाए, तो ये सब, इनका सबका मेन जिम्मेदार कौन है? मेन जिम्मेदार आप हैं। क्योंकि आप जो निर्णय ले रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी में निर्णय ले रहे हो, भीड़ में निर्णय ले रहे हो, कुछ भी निर्णय ले रहे हो, आप अनसन डिसीजन ले रहे हो। ये निर्णयों की वजह से हमारा कैरियर जो है वो स्पॉइल हो रहा है। तो थोड़ा सा मैंने कहा कि सोचने की जरूरत है बेटा, समझने की जरूरत है। चाहे इन्वॉल्व मैं ही क्यों ना हूं, अगर मैं भी, आपको लग रहा है कि मैं वो इक्वल नहीं पढ़ा रहा आपको वैसा, तो आप मुझे भी कमेंट करके लिखो यहां पर चैट के अंदर। मैं तैयार हूं बेटा, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले, सबसे ऊपर होना चाहिए छात्रों का कैरियर। उनको कभी झूठ मत बोलो, उनकी, आप चंद पैसों के खातिर उनको झूठ मत बोलो, बेवकूफ मत बनाओ उनको। आप फीस ले लो, आप उसके बाद 6 महीने उस पर ध्यान ही मत दो। उसको पूछो ही मत कि भैया तेरी जॉब लगी कि नहीं लगी। कभी तुमने फोन करके भी, किसी कोचिंग वाले का तुम्हारे पास फोन आया? कभी कभी कॉल आया कि बेटा तू मेरे यहाँ से क्लास पढ़ के गया था, तेरा जॉब लगा कि नहीं लगा? अभी देखे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाने दो, पता नहीं कहां से फोटो ढूंढ के छाप लेंगे तुम्हारा। अरे तुम समझते हो इतनी बात? अभी तुम्हारे पास कभी फोन नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। तुम्हारी जॉब लग जाने दो, देखें किसी एग्जाम में क्वालिफाई हो जाने दो, पता नहीं कहां से तुम्हारा फोटो निकाल करके भाई साहब सोशल मीडिया पे टीआरपी बटोरने के लिए लोग आ जाएंगे। ये देखो, ये मैंने पढ़ाया था, अरे ये मैंने पढ़ा। अबे तेने पढ़ाया था तो तू 6 महीने में जॉब लगवा देता इसको, जब मानता मैं तो कि हाँ तेने पढ़ाया था। खाक पढ़ाया तेने। वो बेचारा 3 साल 2 साल से धक्के खा रहा है इधर उधर, पता नहीं कितने तो क्रैश कोर्स कर लिए उसने दुनिया भर से, कितनी टेस्ट सीरीज है उसने कर ली, उसके बाद उसकी नौकरी लग रही है। यार शर्म करो तुम। और बच्चों को ऐसे बता बता के कि हाँ ये भैया ये भैया, और बच्चा भी इतना मूर्ख, इतना बेवकूफ कि फोटो देख के, भीड़ देख के दिमाग में कुछ भी भर के बैठ जाता है, वहां बैठा रहता है, वहां पे भोंदू बन के बैठा रहता है क्लास के अंदर, लिखता रहता है कुछ भी।
अबे भोंदू, इससे सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी बातें मैं सब उल्टा उल्टा बोलता हूं, देख मेरी आदत है। दर्द होता है ना, जिसको दर्द होता है ना, तुम्हारे माँ बाप को दर्द होगा ना, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ऐसे ही बोलेंगे। जिसको दर्द होगा ना वो बोलेगा, जिसको नहीं होगा तो उसकी तरफ से भाड़ में जाओ, उसको फीस जमा करा दो, बस मस्त रहेगा वो। हंसी मजाक हो जाएगी, एंटरटेन हो जाएगा, बैच पूरा हो गया, फेयरवेल हो जाएगा, ढोल कीर्तन बजा दिए जाएंगे, थोड़ा नाश्ता करा दिया जाएगा। अरे इसके लिए बैठे हो तुम 30-30 हजार जमा करके। मेरे बच्चों, मेरा समझाना यह है कि कहीं भी पढ़ो, लेकिन पूरे पैसे वसूल करके पढ़ाई करो, आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, क्योंकि अब जमाना नहीं है ढीलम ढाल करने का, अब है स्ट्रिक्ट होने का, तरीके से मेहनत का, अच्छे तरीके से, अच्छे प्लान के साथ, डिसिप्लिन के साथ। तो आप इस तरीके से अपने कैरियर को डिसाइड करना, मुझे बहुत खुशी होगी जहां भी जैसे भी तरीके से डिसीजन लो, लेकिन ये कैरियर आपका है। मैं फिर समझा देता हूं, मेरे शब्दों में कड़वाहट है, लेकिन ये कैरियर तुम्हारा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम कहीं भी कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि मेरे को एक दर्द होता है जब भी कभी नर्सिंग के बच्चे जो घूमते रहते ना बेचारे, मैं देखता हूं ना, मेरे पास इस तरह के दिन भर में व्हाट्सएप के ऊपर, ताज्जुब होगा आपको, मेरे पास कम से कम व्हाट्सएप पे 250 से 300, इवन किसी दिन 700-800 मैसेज पड़े होते हैं डेली के, और मैं अकेला उनको रिप्लाई करता हूं एक एक बच्चे को। वो सारे बच्चे कौन है? कोई फ्रेशर नहीं है उनमें, एक और बात सुन लो आप, कोई भी फ्रेशर नहीं है उन सारे बच्चों में। कोई 2 साल, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 6 महीने, कोई 3 साल, कोई 6 साल से घूम रहा है बाजार में, अभी तक उसकी नौकरी नहीं लगी, और वो कोचिंगें कर चुका है। वो बच्चे होते हैं जो व्हाट्सएप में मैसेज डाल के रखते हैं। बहुत सारे मैसेज मुझे ऐसे मिलते हैं कि सर मैं सुसाइड करने वाला था, सर आपकी यूट्यूब क्लास देखी तो मैंने डिसीजन लिया, हिम्मत आई, सर आपकी बात सुनी तो मेरे अंदर फिर से मोटिवेशन आ गया, मैं तैयारी करना चाहता हूं सर, क्या करूं सर, कैसे करूं। मैंने कहा बेटा मत कर, मेरे पास कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है तुझे, मत कर। मैंने कहा बस सॉन्डर्स मॉसबी को अच्छे से कर ले, लिपिनकोट को अच्छे से कर ले, मैं कह रहा हूं तुझे कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं खुद सॉन्डर्स करवा रहा हूं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से चार्ज नहीं लेता मैं करवा रहा हूं, पूरी सॉन्डर्स पढ़ा रहा हूं। मेरे दोस्तों, जो करता है ना, जो इंसान करता है ना, उसको पता है। तो आप अपनी लाइफ के अंदर, मेरा कहना यही है, आज मैं इसलिए डांट रहा हूं सारे नर्सिंग प्रोफेशन के स्टूडेंट्स को, खासकर उन लोगों को जो भटकते रहते हैं, जॉब नहीं लग रहे हैं 2 साल 3 साल। आप हिसाब तो जोड़ो, 2 साल 3 साल की तनख्वाह कितनी होती अगर आप जॉब लग जाते तो। आपने मजाक मस्ती में अपना समय बर्बाद कर दिया, आपको नहीं पता चला। तो मेरे दोस्त, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। आगे देखो अब आप, तो सेकंड एग्जाम जो होगा पूरा टोटल सिनेरियो बेस होगा। देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग ही इसके अंदर रहेगी, तो 1/3 ही नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 100 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब सिनेरियो जरूरी नहीं है पूरी एनक्लेक्स सिनेरियो बेस है, एक और बात समझ लेना आप लोग, जरूरी नहीं है कि पूरी एनक्लेक्स, पूरी सॉन्डर्स, पूरी लिपिनकोट सिनेरियो बेस है, और जरूरी नहीं है उनमें गलती नहीं है, उनमें भी गलती है। जरूरी नहीं है पूरी सिनेरियो बेस, आपको समझना होगा कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस उसमें से कैसे निकालने हैं, किस तरह से निकाले जाते हैं, और किस तरह से उनको पढ़ना है, उनको बहुत अच्छे से सीखना है। एक एक क्वेश्चन में हो सकता है आपको 10 मिनट 15 मिनट लग जाए, लगने दो, लेकिन मेरे दोस्तों उसको सीखो, रटो मत। हमारी आदत होती है क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा और आगे बढ़ गए, लगा कि हाँ भाई हमने सोल्व कर लिया। ऐसे जो लोग कर रहे हैं ना, वो टाइम पास कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उसका मीनिंग निकालो, पूरा ऑप्शंस को अप्लाई करो, पहले उसमें माथा पच्ची करो, आप उस क्वेश्चन के अंदर अपना दिमाग को दही बना दो, उस क्वेश्चन के अंदर पूरा सोच सोच के देखो, ये आंसर आया तो क्यों आया, ये नहीं आया तो क्यों नहीं आया, इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, फिर उसका आंसर आप निकालो। अगर गलत होता है तो फिर उस क्वेश्चन का पूरा रैशनल जो है उसको कॉपी में लिखो, शॉर्ट नोट की फॉर्म में। पूरा रैशनल आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसा कैसा छाप के कॉपियों में उतारना शुरू कर दो, आप उसको लिखो कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है, उसको शॉर्ट की बना लो और क्वेश्चन नंबर लिख लो, ये फलाना किताब का क्वेश्चन नंबर इतना है और इसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है और इस तरह से इसका आंसर आया है। ऐसे नोट्स बनाने होते हैं मेरे दोस्तों, एक सेलेक्टर इस तरह से काम करता है, ऐसे नहीं करता है कि क्वेश्चन देखा पढ़ा, समझ में कुछ आया नहीं, 4 ऑप्शन पढ़ लिए, कुछ भी नहीं आया, गलत सलत कुछ भी लगा दिया और पीछे से आंसर देख लिया और यार ये था क्या, बस ऐसे कह के और उसने पूरी सॉन्डर्स कर ली, पता आता कुछ है ही नहीं। ऐसे नहीं करना, ये अपने आप से धोखा है, ठीक है ना। आगे बढ़ो।
नेक्स्ट देखो आप, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग 1/3, द क्वालिफाई मार्क इन द स्टेज सेकेंड नॉर्सेट मेन एग्जामिनेशन विल बी 50%। इसमें भी इसने कहा 50, 45 और 40%, सेम क्राइटेरिया जो स्टेज 1 में लगाया था, और पीडब्ल्यूडी वालों को 5% रिलैक्सेशन दिया, वही सेम क्राइटेरिया है सेलेक्ट होने का। इफ अ सीबीटी एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन द मल्टीपल शिफ्ट, the respective normalization procedure at the AIMS published wide notice 35/2023 dated 20/1/2023 shall be applicable। अब यहां पर एक खास बात याद रखना, स्टेज 1 का जो एग्जाम ले रहा है ना, ये सेम एग्जाम जिस तरह से जो क्वालिफाई मार्क्स जितने इसमें चाहिए जो मैंने बताए, वही सेम क्वालिफाई मार्क्स आपको स्टेज सेकंड के अंदर चाहिए, और 5 गुना लोगों को ये अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाएगा, स्टेज 1 में भी और स्टेज सेकंड के अंदर भी। अब आपको याद ये रखना है कि अगर एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में लिया जाए, जैसे बहुत सारी सुबह की शिफ्ट, शाम की शिफ्ट, ऐसे एग्जाम होता है, तो पेपर सब में अलग अलग आता है। अब किसी शिफ्ट का कठिन आ गया, किसी का सिंपल आ गया, ऐसे पेपर आ जाता है, तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसीजर होता है उसकी मैंने एक बार बताया था, समझाया था पूरी डिटेल में अपनी यूट्यूब चैनल पे, वीडियोस वाला जो फोल्डर है या लाइव वाला फोल्डर है, उसमें पूरा मैंने सिखा रखा है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। मतलब नॉर्मलाइजेशन में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, सब लोगों को इक्वल प्रायोरिटी मिलती है। चाहे एग्जाम बहुत सिंपल आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत टफ आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप में से कोई भी ये बहाना मत बनाना बाद में कि सर मेरी शिफ्ट का तो पेपर बहुत टफ आया था। चाहे टफ आ जाए, सिंपल आ जाए, ये कह रहा है साफ शब्दों में पॉइंट नंबर 5 के अंदर कि हम मल्टीपल शिफ्ट में भी एग्जाम लेंगे ना, तो भी हम नॉर्मलाइजेशन का मेथड यूज करेंगे, और सबका रिजल्ट जो आएगा वो परसेंटाइल में आएगा। किस में आएगा? परसेंटाइल में रिजल्ट आएगा। जैसे इस बार तुम्हारा रिजल्ट आया परसेंटेज में, अगला नॉर्सेट 5 का जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटाइल में आएगा, क्योंकि इसमें क्या लगाएगा, ये नॉर्मलाइजेशन रेशियो लगाएगा। नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से सब इक्वल हो जाता है, चाहे पेपर टफ आए, सिंपल आए, कुछ भी आए।